हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 14वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अध्याय ने उसे देखा और बोला, कोई खुराफात मत करना तुम। देख, एक तो वैसे ही तूने और आंटी ने रायता फैला रखा है। मिहिर को यह तक नहीं पता कि उसकी शादी किससे हो रही है। और बेटा, सगाई वाले दिन जब उसे पता लगेगा ना, तब देखना। तो मुझसे कोई उम्मीद मत करना कि मैं बचाऊंगा। आहिरा ने छोटा सा मुँह बना लिया, फिर चहक कर बोली, मत बचाना, आंटी है ना, उन्होंने ही तो मना किया है ना। अध्याय ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। अथर्व आया जो ये सुन रहे थे कि वह कब सगाई की अंगूठी लाने वाले हैं। तो अथर्व ने आयत का देख कहा, हम भी लेंगे रिंग। आयत ने खुशी खुशी हामी भर दी। अगले दिन आहिरा ऑफिस पहुंची। हमेशा की तरह मिहिर के आते ही वह मिहिर के केबिन में गई तो आज वो कुछ ज़्यादा ही पागल लग रहा था। आहिरा को समझते देर नहीं लगी कि उसे सगाई वाली बात पता लग चुकी है, लेकिन फिर भी वह अनजान बनते हुए बोली, क्या हुआ सर, परेशान से लग रहे हैं आप। मिहिर ने उसे घूर कर देखा तो वह झट से बोली, मैं तो बस पूछ रही थी, नहीं बताना तो ठीक है। मिहिर ने बस उसे घूरते हुए कहा, मेरी माँ मेरी सगाई की डेट फिक्स करके आई है। आहिरा ने जल्दी जल्दी पलकें झपकाकर उसे देखा और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मिहिर ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हारे कॉन्ग्रेचुलेशन सुनने के लिए मैंने ये नहीं बताया तो फिर किस लिए बताया है सर। आहिरा ने झट से कहा, तुम अनजान बनने की कोशिश मत करो, तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी किस सिचुएशन में शादी हो रही है और क्या सिचुएशन है जिस पर शादी हो रही है। आहिरा समझ रही थी वह दुल्हन के बारे में पता न होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही चिढ़ा हुआ था, लेकिन वह क्या कर सकती थी, और कर भी सकती थी तो अब करने से कोई फ़ायदा नहीं था। अगर अब बताती तो कुल्हाड़ी पर पैर मारने वाली बात होती। वह कुछ बोल नहीं पाई। मिहिर ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, मैं पागल हो जाऊंगा अब। ऐसे तो 5 दिन ही बचे हैं सगाई में, मुझे कुछ भी पता नहीं इस बारे में। आहिरा ने उसे देखा और बोली, कोई बात नहीं है ना सर, सगाई वाले दिन मिल लीजिएगा उससे। मिहिर ने उसे अजीब तरह से देखा और बोला, इसके अलावा कोई ऑप्शन है। आहिरा ने कंधे उचका दिए। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। मिहिर ने कमिंग कहा तो सामने से एक बार फिर मलिश्का थी, लेकिन आज वह नहीं जानती थी कि मिहिर का दिमाग पहले से गर्म है। वह हमेशा की तरह मटकते हुए उसके पास आई और उसे गुड मॉर्निंग विश किया। मिहिर ने उसे घूरा और बोला, मिस मलिश्का, तुम्हें कोई काम नहीं है, जब देखो तब मुंह उठाकर यहाँ चली आती हो, क्या चाहती हो क्या। मलिश्का उसे देख हैरान सी रह गई थी। मिहिर ने कभी भी उसके साथ इस तरह से बिहेव नहीं किया था। वह तो हमेशा चुप रहता था, शांत रहता था, लेकिन आज तो उल्टा ही हो रहा था। मलिश्का ने खिसियाते हुए कहा, नहीं नहीं सर। वह मिहिर ने उसकी बात काटी और बोला, तुम्हें कोई और काम नहीं है जो मेरे ऊपर डोरे डालने के अलावा। यह सुनकर वो और हैरान थी। वो आहिरा को हंसी आ गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया। मिहिर ने एक नज़र उसे देखा और फिर से मलिश्का को घूरने लगा। वहीं मलिश्का ने आहिरा को घूरा। मिहिर ने अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहा, जिस काम के लिए आई हो वो बताओ, वरना निकलो मेरे केबिन से। वह चौंक कर 2 कदम पीछे हो गई। आहिरा ने जब उसे इतने गुस्से में देखा तो वो भी शांत पड़ गई। मलिश्का ने सॉरी कहा और अपनी ऑकवर्डनेस छुपाने के लिए बाहर निकल गई। आहिरा ने मिहिर को देखा जो गुस्से से उबल रहा था। उसने जल्दी से पानी का गिलास उसकी तरफ किया और बोली, गहरी गहरी सांस लीजिए सर, शांत रहिए, ऐसे करने से भी क्या हो जाएगा। मिहिर ने एक झटके में पूरा पानी का गिलास खत्म किया। वो भी ठीक ही कह रही थी, इसलिए उसने भी खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मलिश्का ने आज यह सोचा नहीं था कि मिहिर उसके साथ ऐसा बिहेव करेगा। शायद उसके दिन खराब थे कि पहले आहिरा से टकराई और अब इस बार मिहिर ने उसे निकाल दिया। इधर घर पर राम शिया के साथ आया हुआ था। अध्याय ऑफिस से आ चुका था। राम और अध्याय मिलकर पार्टी और मेहमानों की लिस्ट तैयार कर रहे थे। वहीं शिया तनिष्का के साथ किचन में थी, उसके साथ बानी भी थी।
बानी तनिष्का को नोटिस कर रही थी। वह इन दिनों कुछ खोई खोई सी थी। बानी ने बड़े आराम से पूछा, तनिष्का कुछ बात है क्या? अध्याय से कोई बात हुई तुम्हारी? वो उसे देखने लगी तो बानी ने प्यार से कहा, लड़ाई हुई है दोनों में या फिर कोई और बात है? तनिष्का ने हल्के से मुस्कुराकर नामे गर्दन हिला दी। कि सिया बोली, तो फिर इतनी शांत क्यों हो? क्या हुआ है बताओ तो। जब बताओगी नहीं तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तनिष्का उन दोनों को देखने लगी। वह जानती थी वह दोनों उसे हर बात में सपोर्ट करती है। उसने कुछ सोचकर सब कुछ उन्हें बताया। बानी ने प्यार से उसका चेहरा सहलाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चे, बुरे सपने कभी सच हुआ नहीं करते। और तुम्हें पता है अगर प्रकृति लौटी भी तो जो तुम्हारी जगह है वह सिर्फ तुम्हारी रहेगी। कोई चाह कर भी उसे तुमसे नहीं छीन सकता। अध्याय तुम्हारा पति है और वह तुम्हारा ही रहेगा, समझी तुम? इसलिए इतना परेशान होना छोड़ दो। बानी के मुंह से वही बातें सुनकर तनिष्का को कुछ राहत मिली। उसे भी लगा शायद वह कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। तनिष्का ने उसे देखा और बोली, अब यह सब छोड़ो और अब तो खुशी खुशी आहिरा की एंगेजमेंट की तैयारी करो और उसके बाद शादी की भी तो तैयारी करनी है ना हमें। तनिष्का ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी और फिर से अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद वह सब डाइनिंग रूम में बैठे खाना खा रहे थे। अध्याय ने आहिरा को देखा और इशारा किया। आहिरा ने तुरंत समझकर और अपने पास से एक बोतल कैप निकालकर अध्याय की तरफ फेंकी। अध्याय ने उसे कैच किया। उस बॉटल कैप में एक छेद था, लगभग इतना बड़ा कि किसी की उंगली उसमें फिट आ जाए। वह उसे देखने लगा तो आहिरा बोली, और कुछ नहीं था, इसी से काम चलाना पड़ेगा। केशव जी ने उन दोनों को देखा और बोले, यह तुम लोग क्या कर रहे हो? आराम से खाना खा। दोनों ने अब चुपचाप खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद आहिरा अध्याय को बताने लगी कि कैसे उसने उस बॉटल कैप के जरिए उसकी उंगली का साइज लिया। अध्याय ने उसे देखा और बोला, उसने गुस्सा नहीं किया? आहिरा ने उसे देखा और कहा, हाँ आज तो सब पर भड़के हुए थे। लगता है आंटी ने सगाई की बात बताई तो पगला गए हैं वो। वैसे भी उन्हें यह नहीं पता ना कि दुल्हन कौन है, इससे ज़्यादा परेशान है वो। अध्याय को मिहिर की हालत पर तरस आ रहा था लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद वह अपने कमरे में चला आया। उसकी नज़र तनिष्का पर गई जो बेड पर बैठी एक बुक पढ़ रही थी। वो उसके पास जाकर बैठा और बोला, क्या पढ़ रही हो तुम? उसने उसे देखा, फिर किताब साइड में रखते हुए बोली, कुछ नहीं, बस नॉवेल थी। अध्याय ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, ठीक तो हो ना? तनिष्का ने हाँ में गर्दन हिलाई। अध्याय मुस्कुराया और उसके माथे को चूमकर उठते हुए बोला, मैं चेंज करके आता हूँ। ये बोल वो चेंज करने चला गया। वो जब चेंज करके आया तो आहिरा बेड पर नहीं थी। वो बालकनी की तरफ गया तो वहाँ तनिष्का खड़ी थी। उसने जाकर उसे पीछे से उसे अपने बाहों में भरते हुए कहा, यहाँ क्या कर रही हो तानी? सर्दियाँ शुरू होने वाली है, अब तो सुबह शाम भी ठंड रहने लगी है और तुम ठंड में यहाँ खड़ी हो? तनिष्का उसकी तरफ पलटी। अध्याय ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ टाइट कर ली। तनिष्का ने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए अपने पैर उचकाए और उसे देखने लगी। अध्याय ने उसे खुद को देखता पाया तो आईब्रोज उठाकर पूछा, क्या देख रही हो तानी? तनिष्का ने नामे गर्दन हिला दी। अध्याय अभी भी उसे ही देख रहा था कि वो बोली, देख रही हूँ कि मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, तभी तो आप मुझे मिले। अध्याय उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने एक बार फिर उसका माथा चूम लिया कि तनिष्का मुंह बनाते हुए बोली, मुझे किस चाहिए? अध्याय ने उसे देखा और बोला, दिया तो अभी। तनिष्का ने उसे घूरा और फिर से बच्चों की तरह बोली, नहीं, फॉरहेड किस और बेबी किस नहीं चाहिए, लिप किस चाहिए मुझे। अध्याय आंखें फाड़े उसे देखने लगा। उसने उसके पास झुकते हुए स्मेल किया। उसे लगा सिया ने फिर से उसे कुछ उल्टा सीधा पिला विला तो नहीं दिया। तनिष्का ने उसे घूरते हुए कहा, क्या है, किस करो, मुझे किस चाहिए। अध्याय ने उसे देखते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, चेक कर रहा हूँ,
होश में हो या नशे में हो, वो उसे घूरने लगी। फिर बोली, मैं पूरे होशो हवास में हूँ, मैंने कोई नशा नहीं किया, मुझे किस चाहिए। यह बोलकर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने होठों का पाउड बना लिया। अध्याय की नज़रें उसके चेहरे पर ही जम सी गई। वह लग ही इतनी प्यारी रही थी, बिल्कुल बच्चों की तरह। जब थोड़ी देर तक उसने अपने ऊपर कोई हलचल महसूस नहीं की तो वो आंखें खोलकर अध्याय को देखने लगी। वह तो एकटक उसके चेहरे को देखने में खोया हुआ था। तनिष्का कुछ चिढ़ सी गई और फिर से बोली, आप किस कर रहे हो या नहीं? नहीं कर रहे हो तो मैं बता दूं, मैं खुद ही कर लूँगी। अध्याय ने उसे छेड़ते हुए कहा, पहुँच कर तो दिखाओ मुझ तक, फिर बात करना। लेने देने की उसे घूरने लगी, जैसे कह रही हो चैलेंज कर रहे हो मुझे। अध्याय ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाई और मुस्कुराकर उसे देखने लगा, मानो उसके सवाल का जवाब दे रहा हो। हाँ, चलेंगे ही, समझ लो। दोनों की आंखों ही आंखों में एक अजीब सी प्यार भरी कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। तनिष्का ने उसे देखते हुए उसकी गर्दन पर धीरे से अपनी उंगलियां चलाई। अध्याय उसे देखने लगा। वह समझ रहा था कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतनी आसानी से तो वो भी झुकने वाला नहीं था। उसने उसके हाथों को वहीं रोक लिया और मुस्कुराते हुए बोला, जब पता हो कि आग हमें जला सकती है तो उससे खेलना नहीं चाहिए, समझे तुम? यह बोल उसने उसके हाथों को हटाया और अंदर की ओर चला गया। तनिष्का उसे हैरानी से देखती रह गई। उसने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा जो अंदर जा रहा था और अगले ही पर वह दौड़ कर गई और उसकी पीठ पर चढ़ गई। उसने अपने हाथ उसके गले में लपेट दिए। अध्याय ने उसे संभालने के लिए अपना हाथ पीछे करके उसे सहारा दिया और डांटते हुए बोला, यह क्या है हरकत है तानी, गिर जाती लग जाती तो। लेकिन तनिष्का ने कुछ नहीं कहा। अध्याय उससे वैसे ही लिए अंदर आया और बेड के पास लाकर उसके हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन तनिष्का उतरने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसने अपने पैर बड़े अच्छे से अध्याय के कमर में लपेट रखे थे और हाथों को भी काफ़ी मजबूती से उसके गले में लपेटा हुआ था। अध्याय बोला, ये क्या हरकत है तानी, नीचे उतरो, सोने का टाइम हो रहा है ना, चुपचाप चलो और सो जाओ। तनिष्का ने उसके चेहरे के पास अपना चेहरा करके नामे गर्दन हिलाई और बोली, जब तक किस नहीं दोगे तब तक नहीं छोड़ रही, मुझे किस चाहिए, किस करो पहले। उसने एक बार फिर बच्चों जैसी हरकतें शुरू कर दी। अध्याय ने उसे नीचे होते हुए बेड पर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उससे बुरी तरह से लिपटी हुई थी और छोड़ने को तैयार नहीं थी। अध्याय फिर से बोला, तुम छोड़ रही हो या नहीं? तनिष्का ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, पहले किस दो। अध्याय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये क्या हरकत है तानी? उसने जब उसके मुंह से पूरा नाम सुना तो उसके ईयर लुप को बाइट करते हुए बोली, तनिष्का नहीं, तानी। अध्याय ने अपने कान को एक हाथ से सहलाते हुए कहा, पागल लड़की, लग जाती तो मुझे भी लगती है जब आप काटते हो। यह बोल उसने मुंह बनाया। अध्याय ने शांति से कहा, अच्छा ठीक है यार, मैं हार गया, तुम जीत गई, अब उतरो चलो। उसने जैसे ही यह सुना झट से अपनी पकड़ ढीली कर ली। अध्याय ने उसे बेड पर छोड़ा और फिर अपने कान को सहलाते हुए उसे घूर कर देखा। तनिष्का ने अपने दांत दिखा दिए। अध्याय ने अपनी साइड जाते हुए कहा, चुपचाप से सो जा, ज़्यादा दिमाग खराब किया ना तो देख लेना तुम। वह हैरानी से उसे देखने लगी। यह आदमी उसे बहलाकर लॉलीपॉप थमा गया, जबकि अध्याय अपनी जगह लेट चुका था। तनिष्का ने उसे घूर कर देखा और घुटनों के बल चलकर उसके पास गई। अध्याय ने करवट बदल कर कहा, खबरदार, सोचना भी मत। लेकिन तनिष्का तो तनिष्का थी, वह उससे अपनी बड़ी आंखों को छोटी करके घूरने लगी। अध्याय ने उसे देखा और बोला, क्या? तनिष्का ने उसके कंधे को पकड़कर उसे सीधा किया और उसके ऊपर बैठते हुए बोली, आप मुझे बहला नहीं सकते, आप बहुत बुरे हो। अगर आपने मुझे किस नहीं किया ना तो देखना, मैं मम्मी से शिकायत करूँगी। अध्याय ने उसकी बात सुनी तो अजीब तरह से देखने लगा और फिर एक किलिंग स्माइल करते हुए बोला, और क्या कहोगी मम्मी से कि मैंने तुम्हें किस नहीं दिया?
तनिष्का ने बिना सोचे समझे हाँ में गर्दन हिलाई। अध्याय उसे घूरने लगा कि अगले ही पल वो अपनी गलती का एहसास होते ही बोली, नहीं, मैं मम्मी से कहूँगी कि आप प्यार नहीं करते मुझसे। अध्याय ने उसे देखते हुए उसकी कमर पर अपने हाथ बांधे और उसे अपनी तरफ झुकाया। वो बारी बारी उसकी आंखों में देख रही थी। अध्याय ने उसके बालों को उसके चेहरे पर से हटाते हुए कान के पीछे किया और आराम से बोला, सो जाओ तानी, सुबह कॉलेज जाना है तुम्हें, समझी? यह बोल उसने उसका सिर पकड़ अपने सीने से टिका लिया। लेकिन तनिष्का की तलब कहाँ शांत होने वाली थी। उसे तो किस चाहिए था। उसने सिर उठाकर उसे घूरा और अगले ही पल उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। अध्याय एक पल को हैरान था, जबकि वो आंखें बंद किए उसके होठों को चूम रही थी। अब जब वो अपनी हरकत कर चुकी थी तो अध्याय उसे रोका नहीं। थोड़ी देर बाद वह खुद उससे अलग हुई। उसकी आंखों में एक जीत की चमक थी और वह चमक अध्याय से कह रही थी, देखा, कहा था ना कि मैं खुद से ले लूँगी। वो हल्के से मुस्कुराया, बोला, हो गया तुम्हारा, अब सो जा। तनिष्का ने खुशी खुशी हाँ में गर्दन हिलाई और उसके सीने पर सिर टिका दिया। अब वह पूरी तरह से उसके ऊपर थी। अध्याय प्यार से उसके सर को सहलाने लगा। थोड़ी ही देर में तनिष्का को नींद आ गई। अध्याय ने उसे देखा और मुस्कुराकर उसका सर चूम लिया और सुकून से आंखें बंद करके उसे अपनी बाहों में ले सो गया। इधर मिहिर अपनी ही उधेड़-बुन में खोया था। उसकी माँ ने जैसे प्रण ले रखा था, उस हिसाब से उसे पता चला कि वह चाहकर भी पता नहीं लगा पाएगा कि वह लड़की कौन है जिससे उसकी शादी होने वाली है। उसने खुद से ही कहा, क्या फ़ायदा इतना बड़ा बिजनेसमैन होने का जब मैं यह तक पता नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी माँ किससे मेरी शादी कर रही है और कौन है मेरी होने वाली पत्नी। कौन है वह लड़के जिसे मेरी माँ मेरा रिश्ता फिक्स करके आई है। आह, यह ख्याल मुझे सोने भी नहीं दे रहा। वह काफ़ी बेचैन था। अभी तो 4 दिन ही बचे थे, लेकिन फिर भी उसके लिए तो हर एक पल सालों बराबर गुजर रहा था। उस पर अवंतिका जी ने उसे कुछ बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन मिहिर के दिमाग में एक बार फिर आहिरा का ख्याल नहीं आया और फिर उसके बिहेवियर से उसे कुछ डाउट भी नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से करवटें बदलते हुए वह काफ़ी देर बाद सो पाया। आखिर ख्याल उसके दिमाग में यही था कि वह लड़की कौन है, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। अगली सुबह अध्याय की नींद खुली तो उसने तनिष्का को देखा, जो अब भी उसके ऊपर लेटी हुई थी और सुकून से उसे पकड़े सो रही थी, मानो वह कोई टेडी बियर हो। अध्याय ने उसके सर को सहलाया और खुद से उसे अलग करके ठीक से लिटाया और खुद उठकर वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद तनिष्का उठ चुकी थी। अध्याय जब तक तैयार हुआ तब तक वो भी फ्रेश होकर आ गई थी। थोड़ी देर बाद सब नीचे थे। आज सब लोग रिंग खरीदने जाने वाले थे। सार्थक तो कॉलेज जाने वाले थे, लेकिन तनिष्का आज घर पर ही रुक रही थी। बानी, आहिरा, गर्व, तनिष्का और दोनों बच्चे और अध्याय को तो ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा था, जो कि बानी की ही मेहरबानी थी, क्योंकि उसके दिमाग में अभी कुछ और खुराफातियाँ चल रही थी, जिसकी खबर अभी तक तो किसी को नहीं थी, लेकिन जल्द ही वह सबको अपनी उस खुराफाती में शामिल करने वाली थी। जल्द ही वह सब शोरूम के लिए निकल गए। वहां पहुंचे और रिंग सेलेक्ट करने लगे। आहिरा समझ नहीं पा रही थी कि वह इतने सारे रिंग्स थे और एक से बढ़कर एक थे। उसने अध्याय को कंफ्यूज देखा। अध्याय ने उसे देखकर कहा, देख ले यार, मुझे क्या पता मिहिर का टेस्ट कैसा है। बानी ने उन दोनों को देखा और बोली, क्या मतलब टेस्ट कैसा है? सगाई की अंगूठी खरीद रहे हो तुम लोग, कोई गिफ्ट नहीं देना है उसे, तो आप ही हेल्प करो ना। अध्याय ने कहा। बानी ने कुछ रिंग्स निकाली और आहिरा के सामने रखते हुए बोली, अब इनमें से देखो। अध्याय ने उनमें से एक रिंग उठाकर आहिरा को आगे कर दी, बोला, दिस वन इज़ प्रिटी गुड। आहिरा को भी वो रिंग बड़ी प्यारी लगी और उसने वह फाइनल कर दी। तनिष्का वहाँ पर कुछ और प्यारे रिंग्स देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी।
अध्याय ने उसको देखा और मुस्कुरा दिया कि बानी ने उसे देखकर कहा, खरीद लो उसके लिए भी। वैसे भी तुम दोनों की सगाई कहाँ हुई, उसके मन में भी कई अरमान होंगे ना। अध्याय उसे देखने लगा। बानी फिर से बोली, सच कह रही हूँ, हर लड़की के दिल में अपनी शादी को लेकर कई अरमान होते हैं, लेकिन सोचकर देखो तनिष्का की शादी कैसे हुई है। कुछ सपने तो होंगे उसके भी जो पूरे नहीं हो पाए। उसकी बातें सीधा अध्याय के दिल पर लगी। सही तो कह रही थी वो, दोनों की शादी में तो शायद कोई रस्म भी नहीं हुई। सीधा शादी के मंडप पर तनिष्का को बैठा दिया गया, वो भी इस वजह से कि दोनों परिवारों की इज्जत बनी रहे। यह फैसला भी अध्याय का ही था। उसने गहरी सांस भरी और उसके पास गया। बोला, तुम्हें चाहिए? वो कुछ सकुचाई और फिर बोली, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ यूं ही देख रही थी, सब कितनी सुंदर सुंदर है ना। अध्याय ने उन रिंग्स को देखा जो बेहद ही प्यारी थी। अध्याय ने उनमें से एक अंगूठी उठाई जो इन्फिनिटी का साइन बना रहा था। उसने वह लेकर तनिष्का का हाथ पकड़ उसके हाथ की उंगली में पहना दी। तनिष्का कभी अध्याय को देखती तो कभी उस अंगूठी को। अध्याय ने मुस्कुराकर कहा, अब ज़्यादा प्यारी लग रही है ये रख लो, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ कर ही रख लो। तनिष्का की आंखों में खुशी की चमक लिए उसे ही देखने लगी। वह तो आसपास लोग थे, वरना वह उछलकर उसके गले लगने वाली थी। अध्याय उसकी फीलिंग समझकर हंस पड़ा और प्यार से उसका सर सहला दिया। बानी उन दोनों को ही देख रही थी। दोनों सच में काफ़ी प्यारे लग रहे थे एक दूसरे के साथ। तभी अथर्व ने अध्याय की पैंट पकड़कर खींची। अध्याय ने नीचे देखा तो आयात और अथर्व खड़े थे। अथर्व ने झट से कहा, मुझे भी रिंग लेनी है भैया, मुझे भी दिलाओ ना भैया। अध्याय मुस्कुरा दिया कि तभी आयत बोली, मैं भी लूँगी हैंडसम। उसने मुस्कुराकर हामी भरी और उन दोनों के लिए बच्चों वाली रिंग देखने लगे। अथर्व ने क्यूट क्यूट सी चांदी की हार्ट शेप वाली 2 रिंग देखी और झट से उठाकर आयत को पहनाते हुए बोला, देखो ये कितनी प्यारी है। आयत खुश हो गई और बोली, तुम भी तो पहनो। यह बोल उसने दूसरी रिंग उठाकर अथर्व को पहना दी। वह दोनों रिंग उन दोनों के साइज़ की थी, मानो उनके लिए ही बने हो। ये देख वो दोनों खुश थे, जबकि बाकी उन सबको हैरानी से देख रहे थे। गर्व ने उन दोनों को देखते हुए कहा, एक मिनट, इन दोनों ने जस्ट अभी अभी सगाई कर ली। बानी ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, क्या कुछ भी बकवास कर रहे हो, बच्चों के सामने कुछ सोच समझ कर तो बोला करो। गर्व ने अपना कंधा सहलाया और बोला, अरे बुआ, मार क्यों रही हो, मैं तो जो देख रहा हूँ वही तो बोल रहा हूँ ना। यह बोल उसने मुंह बना लिया, जबकि अथर्व और आयात उन रिंग्स को देखकर खुश हो रहे थे और बाकी सब उन्हें ही देख रहे थे। यहाँ तक कि वो सेल्स गर्ल और सेल्स बॉय भी उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। आयत ने चमकती आंखों से अपने हाथ में पहनी उस रिंग को देखा। वह काफ़ी खुश लग रही थी। उसने बानी के पास जाकर अपना हाथ आगे करते हुए कहा, आंटी देखो। बानी ने उसकी तरफ देखा और उसके पास बैठकर मुस्कुराकर बोली, पसंद आई आपको? आयत ने झट से हाँ में गर्दन हिला दी। बानी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो फिर आयत को पसंद आई है तो रख लेते हैं। आयत तो ये सुनते ही और खुश हो गई। अध्याय ने उन सारी ज्वेलरी का पेमेंट किया और उन सब को देख बोला, अब आप सबका हो चुका हो तो मैं ऑफिस जाऊं। अब तो आप सबके साथ मिलकर रिंग भी सेलेक्ट कर ली मैंने, अब तो जाने दो ना यार। बानी ने उसे देखा और मुंह बनाकर बोली, हाँ जाओ जाओ, कितनी जल्दी है तुम्हें, जैसे तनिष्का की सौतन के पास जा रहे हो। यह सुनकर अध्याय और तनिष्का दोनों की नज़रें बानी पर जम गई। बानी को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में क्या ही कह दिया। वो झट से बोली, अब घूरना बंद करो दोनों, मजाक में कहा है मैंने, सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आदमियों के काम बीवियों के लिए उनकी सौतन ही होती है। वैसे मैं भी तो कुछ भी बोलती रहती हूँ। अध्याय ने अब कुछ नहीं कहा और बोला, मैं जा रहा हूँ, आप लोग भी जल्दी घर पहुँच जाओ। बानी ने हाँ में गर्दन हिला दी और अध्याय वहाँ से निकल गया।
उसके वहाँ से निकलते ही बानी ने सेल्स गर्ल को कुछ इशारा किया। उसने मुस्कुराते हुए जल्दी से 2 बॉक्स उसके आगे कर दिए। बानी ने मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहा और उन दोनों का पेमेंट करके उन सब के साथ वहाँ से निकल गई। गर्व ने बानी से धीरे से पूछा, क्या चल रहा है? क्या आपने 2 एक्स्ट्रा ज्वेलरी ली? यह सेल्स गर्ल आपको क्या देकर गई? सब करो, थोड़ा बता दूंगी। ऐसे अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, बानी ने कहा तो गर्व का मुंह बन गया। वह लोग आकर गाड़ियों में बैठे और वहां से घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर उन्होंने सबको रिंग्स दिखाई। तनिष्का तो बेहद खुश थी। उसने अपना हाथ शैलवी जी और केशव जी के आगे करते हुए प्यार से कहा, मम्मी पापा ये देखो। उन दोनों ने उसके हाथ को देखा तो मुस्कुरा दिए। वह चहककर बोली, कितनी प्यारी है ना? केशव जी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बहुत प्यारी है, बिल्कुल हमारी बेटी की तरह। वह मुस्कुरा दी। सेल्वी जी ने उसे देखा और बोली, रिंग्स प्यारी नहीं है, हमारी बच्ची प्यारी है, तभी तो यह रिंग भी अच्छी हो गई ना। तनिष्का मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी। उसने कभी भी इतना प्यार महसूस नहीं किया था जितना उसे यहाँ मिल रहा था। अपने पिता के होते हुए कभी भी उसे पिता का प्यार तो महसूस करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब से अध्याय की शादी हुई थी, केशव जी ने हमेशा उस पर अपनी सगी बेटी जितना प्यार लुटाया था, वही शैलवी जी वह तो हर बात में तनिष्का की ही साइड रहती थी। इसीलिए तो वो हर बात पर अध्याय को उसके नाम की धमकियाँ दिया करती थी। और अध्याय भी यह बात अच्छे से जानता था कि उसकी माँ तनिष्ठा को कितना प्यार करती है। अगर वो एक बार जाकर उसके खिलाफ सेल्वी जी को कुछ कह भी देती तो पक्का वो उसकी बातों पर विश्वास करके अध्याय को सुनाती। बानी ने तनिष्का को देखा और बोली, अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, अब जाकर दोनों बच्चे को भी ले जाओ यहाँ से। यह भी अपनी रिंग में खोए हुए थे। तीनों के तीनों बच्चे हैं हमारे घर में। तनिष्का ने मुंह बनाया और बोली, मैं बड़ी हूँ बुआ। बानी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ तुम बड़ी हो, चलो अब इन 2 छोटे बच्चे को लेकर जाओ। तनिष्का उन दोनों के साथ अपने कमरे में चली गई। बानी ने आहिरा और गर्व को देखते हुए कहा, शांति से बैठो, तुम दोनों चुपचाप बैठ जाओ। केशव जी और सेल्वी जी बस बानी को देख रहे थे। बानी ने उनके सामने सारी रिंग्स और सारा सामान रखते हुए बड़े आराम से कुछ बातें कही। वह सब बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। केशव जी ने सेल्वी जी को देखा और बोले, मिहिर की मम्मी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? सेल्वी जी ने उसे देखा, फिर कुछ सोचते हुए, मैं पूछ लूँगी उनसे, लेकिन आहिरा तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि तभी आहिरा उनकी बात काटते हुए बोली, कम ऑन माँ, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। जब वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा कुछ कर दूँगी तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। अब मेरी तरफ से तो निश्चिंत ही रहो। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। अब सिर्फ अवंतिका जी से बात करना बाकी था, जो सेल्वी जी ने अपने हिसाब से करने वाली थी। कुछ बातें करने के बाद वह सब भी अपने कमरे में जा चुके थे। बानी कमरे में आई तो सार्थक कमरे में ही था। सार्थक ने उसे देखा और बोला, हो गई आप लोगों की शॉपिंग? बानी उसे देख बोली, हाँ हो गई। आपके बेटे ने आयत को रिंग पहनाई, पता भी है आपको? सार्थक हैरानी से देखने लगा कि बानी हंसते हुए बोली, हाँ। अध्याय ने तनिष्का को अंगूठी पहनाई तो उससे नया शौक चढ़ा कि अंगूठी भी खरीदनी है। अध्याय उन दोनों के लिए अंगूठी देखने लगा और उन दोनों ने एक जैसी अंगूठी उठाकर एक दूसरे को पहना दी। सार्थक हैरानी से बोला, उन दोनों ने सगाई कर ली? बानी उसे हैरानी से देखते हुए, आप भी यही बात बोल रहे हो? फालतू बातें कहाँ से आती है आप लोगों के दिमाग में? गर्व के बच्चे, अभी गर्व के बच्चे को समझा कर आई हूँ और हम जैसी बातें कर रहे हैं बच्चों के दिमाग में फिर वैसे ही बातें घूमेगी। सार्थक ने गहरी सांस ली और उसे देखा। वह आराम से अपने इयररिंग्स उतारकर टेबल पर रख रही थी। उसने जाकर बानी को पीछे से अपनी बाहों में भरा तो बानी ने हैरानी से कहा, क्या है तुम बताओ?
सार्थक ने कहा। तो बानी बोली, क्या बताऊं, यह तो बताओ अथर्व के लिए बहन लाने का ख्याल कैसा है? वैसे भी अब वह 5 साल का हो चुका है। आई डोंट थिंक सो कि इससे बेटर टाइम कुछ हो सकता है दूसरे बेबी के प्लानिंग के लिए, सार्थक ने कहा। तो बानी ने हैरानी से कहा, पर हम नहीं करने वाले थे ना, हमने सिर्फ एक ही बच्चे के लिए एग्री किया था। सार्थक ने उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए अपने होठों से हल्के से उसकी गर्दन सहलाई। तो बानी सिहर उठी। सार्थक धीरे से गहरी आवाज़ में बोला, आई नो, मुझे सब पता है, लेकिन तुम यह मत भूलो कि मुझे बेटी चाहिए थी। अथर्व हुआ पर मुझे बेटी चाहिए ना, तो मेरी इतनी सी विश पूरी नहीं करोगी? उसकी इस बात पर वह कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे याद था प्रेगनेंसी टाइम में सार्थक हमेशा कहता था कि बेटी होगी, लेकिन उसे बेटा चाहिए था। वो बेटी की जिद करती और जब अथर्व हुआ तो वह खुश थी। ऐसा नहीं था कि सार्थक के मन में खुशी नहीं थी, वह उसका पहला बेबी था तो वह भी बहुत खुश था, लेकिन फिर भी बेटी की ख्वाहिश खत्म नहीं हुई। इतने सालों तक उसने खुद को सिर्फ इसलिए रोक रखा था बानी सिर्फ अथर्व पर ध्यान लगा सके, लेकिन अब वह जब 5 साल का हो चुका था तो उन्होंने फिर से अपने दिल की ख्वाहिश उसके सामने जाहिर कर दी, और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ बानी को देना था। उसने जब बानी के चेहरे पर कुछ अलग से भाव देखे तो उसे छोड़ते हुए बड़े आराम से बोला, आराम से सोच लो, बाकी तुम जो हमेशा कहती हो वैसा ही तो होता आया है, आगे भी वैसा ही होगा। यह बोल उसने मुस्कुराकर उसका गाल चूम लिया और आराम से जाकर बेड पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। बानी उसे देखते रह गई। शॉपिंग में दिनों का पता ही नहीं लगा और सगाई वाला दिन भी आ गया। पूरा राणा मैंशन खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। जहाँ तहाँ रंग बिरंगे फूल सुगंध बिखर रहे थे और वहीं छोटी बड़ी चमचमाती लाइट्स जगमगा रही थी। राम, अध्याय और गरु तीनों मिलकर डेकोरेशन चेक कर रहे थे। वह नहीं चाहते थे कहीं कुछ भी कमी हो, आखिर उनकी इकलौती बहन की शादी थी और उसकी आज सगाई होने वाली थी। गौरव ने जाकर कैटरिंग संभाला, सब कुछ ओके था और वहीं राम ने अध्याय को तैयार होने को कहा। हालांकि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भी अध्याय सब कुछ एक बार फिर खुद चेक करना चाहता था। राम ने उसे जैसे तैसे तैयार होने भेजा, आखिर वह भी तो बानी के प्लान का हिस्सा था। अध्याय कमरे में आया तो तनिष्का बेड पर बैठी थी। उसने उसे देखा और बोला, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? तैयार होना है ना, मेहमान आने वाले होंगे और तुम ऐसे ही बैठी हो। तनिष्ठा ने उसे देखा और छोटा सा मुंह बनाकर बोली, यह लहंगा नहीं संभल रहा मुझसे, ये बहुत भारी है। अध्याय ने लहंगों को देखा जो बेड पर फैला पड़ा था। तनिष्का उसका ब्लाउज और नीचे जीन्स पहने बेड पर बैठी थी। अध्याय उठकर उसके पास आया। उसने उस लहंगे को उठाकर देखा, वाकई उस पर वर्क काफ़ी हैवी था। उसने तनिष्का को देखते कहा, जब पता था नहीं पहन पाओगी तो क्यों लिया? उसने छोटा सा मुंह बनाया और बोली, मैंने नहीं लिया, वो बुआ ने ज़बरदस्ती की। अध्याय ने गहरी सांस भरी और बोला, अच्छा रुको, मैं देखता हूँ कुछ। यह बोल वो क्लोसेट में चला गया। थोड़ी देर बाद वो क्लोसेट से 2 साड़ियाँ लेकर आया, जिसमें 2 एमराल्ड ग्रीन कलर की साड़ी थी और दूसरी मैरून कलर की। दोनों पर ही गोल्डन बॉर्डर्स थे और वो काफ़ी प्यारी भी थी। उसने तनिष्का को देखा और बोला, चलो तुम्हारा लहंगा डिज़ाइन करते हैं। वो उसे हैरानी से देखने लगी, बोली, करना क्या चाहते हो आप? साड़ियों से लहंगा डिज़ाइन, इसकी क्या ज़रूरत है? मैं नहीं पहना तो बुआ को बुरा लगेगा ना? कुछ बुरा नहीं लगेगा, शांति से यहाँ आकर खड़ी हो जाओ मेरे सामने, अध्याय ने कहा। वो चुपचाप उठकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अध्याय ने उसे देखा, फिर साड़ियाँ रखते हुए वापस क्लोसेट में गया। थोड़ी देर बाद वो वापस बाहर आया। उसके हाथ में कैन स्कर्ट थी। उसने तनिष्का को वो पकड़ाते हुए कहा, इसे पहनो। उसने चुपचाप वो स्कर्ट पहन ली। बस वह देखना चाहती थी कि अध्याय क्या करने की कोशिश कर रहा है, जबकि अध्याय अब तक पूरा लुक इमेजिन कर चुका था। बस अब तनिष्का को तैयार करने की देर थी। उसने ग्रीन वाली साड़ी का कोना पकड़ तनिष्का की कमर में टक किया
उसके हाथों की छुअन तनिष्का को सिहरन दे गई और उसकी बॉडी का रिएक्शन अध्याय महसूस करके मुस्कुरा दिया और उसे देख उसने चिढ़ाते बोला, कुछ कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ, शांत रखो खुद को। तनिष्का ने शर्माते हुए अपनी गर्दन झुका ली। उसके गाल अब गुलाबी होने लगे थे और अध्याय उस पूरी साड़ी की दूर दूर प्लेट करते हुए उसे एक लहंगे की तरह ड्रिप कर चुका था। तनिष्का ने खुद को मिरर में देखा तो वह हैरान रह गई। वह पूरी साड़ी एक लहंगे की तरह दिख रही थी। अध्याय ने अब दूसरी साड़ी ली और उससे पल्लू सेट कर दिया। वह खुद को सच में देख हैरान थी। उसे लगा नहीं था ऐसा लुक निकल कर आएगा। अध्याय ने उसे पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, क्यों, लग रही हो ना बेहद सुंदर। लेकिन तनिष्का को अब भी लग रहा था कि वानी को बुरा लगेगा। फिर उसने फिर से कहा, बुआ को बुरा लगेगा। अध्याय ने उसे छोड़ते हुए अपनी तरफ पलटा और प्यार से उसके चेहरे को थाम कर बोला, नहीं, उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तुम इतनी प्यारी लग ही रही हो। देखना, वो तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगी। और जब फटाफट से तैयार हो जाओ। अब मुझे भी तैयार होना है यार, मेहमान आने वाले होंगे। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। अध्याय अपने कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। तनिष्का भी तैयार होने लगी। उसने जल्दी से बालों को बांधकर जोड़े में समेटा और आँख में काजल, होठों पर लिपस्टिक लगाई। इतने से ही उसका लुक काफ़ी इन्हेंस हो चुका था। उसने लाइट मेकअप ही किया था, लेकिन उसमें भी वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। थोड़ी देर बाद सब लोग तैयार होकर हॉल में आ चुके थे। मेहमान भी आने शुरू हो गए थे। अध्याय और राम दोनों एंट्रेंस पर खड़े मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। अंदर केशव जी और गौरव मिलकर सब मेहमानों को अटेंड कर रहे थे। राम ने अध्याय को देखा, जो ग्रीन कलर के कुर्ते पजामे में था और काफ़ी हैंडसम और अट्रैक्टिव भी लग रहा था। अध्याय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी मोमेंट पर उसके कपड़े क्यों बदले गए। असल में उसने एक 3 पीस टक्सी को पहनना था, लेकिन राम ने उसे कुर्ता पजामा पहनने पर फोर्स किया, जो वह लेकर आया था। अध्याय उसे सुनाना चाहता था, लेकिन राम ने उसे पहले ही यह कहकर रोक दिया कि लड़ने का समय नहीं है, बाद में वह जी भरकर उससे लड़ सकता है। अध्याय उसकी बात पर कुछ कह नहीं सका। तनिष्का ने जब उसे कुर्ते पजामे में देखा तो उसे भी वह बहुत अच्छा लगा और उसने भी राम की साइड लेटे हुए जल्दी से कहा, ये सच में बहुत अच्छा लगेगा, पर कोट पैंट क्या है, वह तो आप हमेशा ही पहनते हो, या पहन लो ना। और तनिष्का की बात को वह मना नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने उतरकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। एक तरफ से मिहिर बाहर निकला, जिसने वाइट कलर का कुर्ता पहना था। उसके पीछे ही अवंतिका जी निकली। उन्होंने मिहिर को देखा, जिसका मुंह बना हुआ था। असल में पूरे रास्ते उन्होंने उसे बताया ही नहीं कि वह जा कहाँ रहे। सिर्फ इतना पता था कि उसकी सगाई है, किसके साथ है और कहाँ है, उसे कोई आइडिया नहीं था। मिहिर ने जब अध्याय के घर को देखा तो वो हैरान रह गया और अचानक से उसकी आंखों के सामने आहिरा का चेहरा आ गया। उसने अपनी माँ को हैरानी से देखा। अवंतिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, अंदर चलो, सगाई का मुहूर्त होने को है। हम यहाँ क्यों आए हैं माँ? मिहिर ने बेमतलब सा क्वेश्चन पूछा। क्यों का क्या मतलब है, तुम्हारी शादी है इसलिए यहाँ है, चलो अंदर चुपचाप। यह कहते हुए वो आगे बढ़ गई, जबकि वह अभी भी हक्का बक्का वहीं खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एक एक कर उसे अपनी सारी हरकतें याद आ रही थी, जो उसने आहिरा के सामने कर डाली थी। भले ही उसे कुछ बताना हो या फिर वह कितना भी परेशान और बेचैन था, यह दिखाना या जताना हो। उसने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, ये क्या हो गया, क्या सच में उससे सगाई हो रही है मेरी? तभी अवंतिका जी ने पीछे मुड़ते हुए उसे आवाज़ दी, अब क्या वहीं खड़े रहोगे, चलो। मिहिर ने घूरकर अपनी माँ को देखा, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पाया, इसलिए चुपचाप वो आगे बढ़ गया। दरवाजे पर उन्हें अध्याय और राम मिल गए। दोनों ने उनका स्वागत किया। मिहिर ने उन दोनों से हैंडशेक किया और वो दोनों भी मुस्कुरा कर उससे मिले। अहिर को बड़ा अजीब लग रहा था। उसे तो अब तक आइडिया भी नहीं था उसकी शादी अध्याय की बहन से हो रही है, और अब जब पता लगा था तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा था। लेकिन बाकी सब कुछ ठीक था। किसी को
कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी। एक मिहिर ही था जिसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पर प्रॉब्लम भी इस बात से थी कि उसे बताया नहीं गया। थोड़ी देर बाद तनिष्का और आहिरा भी नीचे आ चुके थे। मिहिर ने आहिरा को देखा तो एक पल को उसकी नज़रें उस पर ही अटक चुकी थी। पेस्टल कलर का गाउन पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन अगले ही पल मिहिर का दिमाग इस बात की तरफ चला गया कि उसने उसे बताया नहीं और उसकी सिचुएशन का पूरा मजा लिया। यह याद आते ही वह उसे घूरकर देखने लगा आहिरा को। जब यह महसूस हुआ तो उसने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। मिहिर को देखकर उसकी तो पलक के झपकना ही भूल चुकी थी। वैसे भी वो हमेशा ही उसे निहारती रहती थी। आज तो वह कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था, तो कैसे ना देखती वो उसे। लेकिन वह उसे घूर रहा था। अवंतिका जी ने उसे कोहनी मारी और बोली, क्या आंखों से ही खा जाएगा उस बेचारी बच्ची को। मिहिर हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों ही स्टेज पर लाया गया और अथर्व और आयात के हाथों में रिंग की प्लेट थमा दी गई। आहिरा के पास अथर्व खड़ा था और मिहिर के पास आयत। आयत ने मिहिर को देखा और उसका कुर्ता खींचते हुए प्यार से बोली, अंतर। मिहिर ने नीचे देखा तो आयत मुस्कुरा कर बोली, ये मुझे चॉकलेट दोगे, मैं आपको ये रिंग दूंगी। तो दोस्तों, ये कहानी मैं यहीं रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा आपकी स्टोरी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है और इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।